गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे मेंबर्स जुड़ते जाएंगे हमारे साथ वो बस एक थम्स अप शो कर देंगे विथ योर नेम। अटेंडेंस अपना शो करिए और अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही है तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए, ठीक है। सभी को क्लियर आवाज़ आ रही है? एक बार थम्स अप शो कर दीजिए कि एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाएंगे अपना थम्स अप शो करते जाएंगे और ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और वैम आप लोग रोज़ टाइम पर जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टाइमली जुड़ते हैं, पंक्चुअल होते हैं, बहुत समय के पाबंद होते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि समय जो है वो बहुत ही अभी इस समय मूल्यवान हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारी एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो ज्योत्सना जी गुड इवनिंग और निधि जी गुड इवनिंग। और भी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जो भी और स्टूडेंट्स हमारे साथ मेंबर्स जुड़ रहे हैं वो अपना नाम बस शो करते जाएंगे। और फिलअप फॉर्म में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत मोस्ट वेलकम है सभी का। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं फिलअप फॉर्म के साथ वो जुड़ जाएंगे। अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी आप बताएंगे कि वो जुड़ जाएं हमारे साथ। अगर क्योंकि सीटेट की अब फॉर्म तो निकल जाएगी, डेट भी आ चुकी है, कल भी मैंने आपको बताया था। और थोड़े मेंबर हमारे साथ जुड़ जाएं फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगी हमारी। कोशिश करिए कि आप सभी थोड़ा टाइमली जुड़ जाएं जिससे कि क्लासेस थोड़ी फटाफट स्टार्ट हम कर सकें। हाँ 5 मिनट्स, हाँ थोड़ा सा वेट मैं कर लेती हूँ। तब तक आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं हम। शिखा जी गुड इवनिंग और अनिल जी गुड इवनिंग। तो गपशप ये कर लेते हैं कि भाई कल से तो धनतेरस का त्यौहार शुरू हो जाएगा, दीपावली की शुरुआत होने जा रही है। तो आप सभी कैसे हैं, आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है दीपावली के लिए, वो बताइए मुझे। 2 मिनट हम इस बात पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा त्यौहार है दीपावली। तो आप सब कैसे मनाने वाले हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या बिहेवियर आपका रहने वाला है, क्योंकि एनवायरनमेंट की क्लास है तो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हम कुछ पूछेंगे कि आप ऐसा क्या बिहेवियर करेंगे दीपावली में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। हाँ जी, आप सभी को भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। लेकिन कल भी हमारी क्लासेस होंगी, कल हमारी क्लासेस होंगी, छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। थोड़ा कल बिजी रहेगा स्केड्यूल। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी कल क्लासेस करने में तो वीडियो आपका कन्वर्ट जब हो जाएगा तो देखिएगा ज़रूर, मिस मत करिएगा। कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कल एमसीक्यू है हमारे, ठीक है। तो कल भी क्लास होगी, कल धनतेरस है फिर भी। हाँ जी, शिखा जी ने लिखा है कि मैम अभी तो साफ सफाई करके आज फ्री, हाँ सभी आज फ्री हुए हैं, बिल्कुल सही। और विजय जी कह रहे हैं कि क्रैकर्स खरीद रहे हैं, लेकिन क्रैकर्स भी थोड़ा देख करके खरीदिए, ऐसे ना हो कि पोल्यूशन आप फैला दें बहुत, है ना। और क्योंकि हम यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या बिहेवियर होगा, पर्यावरण को सोचते हुए आप कैसे दिवाली मनाएंगे, इस बात पे चर्चा हो रही है। और हमारी लिटिल मेंबर भी आ गई हैं। रूपाली जी गुड इवनिंग, अवनी जी गुड इवनिंग, हेलो माही जी गुड इवनिंग। वाह, मेरे सब स्टूडेंट्स आ गए, जो रेगुलर रहते हैं वो तो आ गए। यस, अब मेरी ताकत बढ़ गई बोलने में, आवाज़ में अब दम आ रहा है। नहीं 24 को शिखा जी छुट्टी रहेगी। आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहले से बता देती हूँ
कि 24, 25 एंड 26 आप लोगों का ऑफ रहेगा, ठीक है। और कल लेकिन क्लास होगी। और छोटी दिवाली के दिन आप लोगों की संडे है तो छुट्टी ऑब्वियसली बनती ही है उस दिन छुट्टी। और 26 तक आपकी फिर छुट्टी रहेगी। बट कल की क्लास आप मिस मत करिएगा क्योंकि एमसीक्यू की क्लास है। फटाफट हम एमसीक्यू करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है कल। हाँ जी, मैं शिखा जी रहती हूँ झारखंड में। तो मुझे लेकिन किसी ने लिखा नहीं कि और आप लोग दीपावली में क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए सोचते हुए क्या कर सकते हैं। जैसे मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ, मुझे पसंद नहीं है क्योंकि बहुत धुआं होता है, मुझे बहुत एलर्जी भी होती है, तो मैं पटाखे नहीं फोड़ती हूँ। और बस फुलझड़ियाँ कभी कभार थोड़ा मोड़ा, बाकी कुछ नहीं। मैं खूब दिए जलाती हूँ, मिट्टी के दिए, और रंगोली पसंद है मुझे डालना, ये सब होता है। और कुछ पकवान बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। पटाखे मैं नहीं जलाती। ठीक है, तो कोई बताना नहीं चाह रहा है कि वो पटाखे नहीं फोड़ेंगे, मतलब सब फोड़ेंगे लग रहा है पटाखे। मतलब थोड़ा सा प्रदूषण तो आप लोग फैलाने वाले हैं इस दीपावली लग रहा है। अच्छा, शिखा जी नहीं फोड़ती हैं पटाखे, ओके, ठीक है, अच्छी बात है। और कई लोगों को एक्चुअली एलर्जी भी होती है, जैसे उन्हीं में से मैं भी हूँ, मुझे बहुत एलर्जी होती है। आ, अच्छा, अनिल जी को डर लगता है, ओके। माही जी भी नहीं फोड़ती हैं पटाखे, रंगोली बनाऊंगी, शिखा जी ने लिखा है रंगोली बनाएंगी, नाइस। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। और अगर आप पटाखे फोड़ते भी हैं तो थोड़ी सावधानी भी रखिए ताकि आप लोगों को किसी तरह का हार्म ना हो। और कम फोड़िए ताकि थोड़ा कम प्रदूषण हो। चलिए ठीक है, तो अब काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिलअप फॉर्म में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बिजी स्केड्यूल इस समय चल रहा है, बट उसके बावजूद भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपने स्टडी को देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमारी सीटेट की टीम है, हमारे न्यू मेंबर्स के लिए मैं बता दूं, रूपाली जी ने लिखा है मैं फुलझड़ी जलाऊंगी। अच्छा, जलाइएगा जलाइएगा, बिल्कुल जलाइएगा, मैं भी थोड़े मोड़े जला लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, इनकी भतीजी का नाम माही है, नाइस नेम ना, माही तो बहुत अच्छा नाम है। तो हाँ, सीटेट की टीम के बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं, ठीक है। वर्षा मैम जो हैं ये सोशल स्टडीज़ पढ़ाती हैं, 9 AM पर मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है इनकी क्लास। चंद्रशेखर सर जो हैं ये मैथ्स पढ़ाते हैं 10 AM पर। सुखवंती मैम इंग्लिश लेती हैं 1 PM पर। CDP लेती हैं रितु मैम 3 PM पर। और आरती मैम हिंदी लेती हैं 10 PM पर। और मैं सोनाली आपकी EVS टीचर जो 6 PM पे आपकी एवरीडे क्लास लेती हूँ, मंडे टू सैटरडे। हमारी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू सैटरडे होती हैं, संडे हमारा ऑफ रहता है। और एक बार और आप लोगों को रिकॉल करा देती हूँ कि जो आपकी छुट्टियाँ हैं वो 24, 25 एंड 26 को रहेंगी। और 23 को आपका संडे है तो ऑब्वियसली उस दिन छुट्टी रहने वाली है, ठीक है। तो आपका जो कल का क्लास है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यू की क्लास होगी कल। मैं पेडागोजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मैंने ऐड किए हैं, तो वो आप लोग कल सॉल्व करेंगे तो बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। और 27 अक्टूबर से आपका रीओपन हो जाएगा क्लास फिर से, ठीक है। तो आप लोग एंजॉय भी कर पाएंगे और फिर हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और हमारी जो ये क्लासेस हो रही हैं सीटेट की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगनी है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हमारा मेंबर बन जाना है, और फिर आप हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आप सब देख सकते हैं। जो हमारी क्लासेस ऑलरेडी आपने मिस कर दी है, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए कह रही हूँ। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उसमें आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स वगैरह की जो भी मिलना है वहाँ मिल जाएगा आपको सब कुछ। बट एक इन्फॉर्मेशन हम जो भी देना चाहते हैं आपको वहाँ दे सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। एवरीडे में मेरी जो क्लास होती है उसकी लिंक भी आपको उसी में दे देती हूँ ताकि आपको इधर उधर कुछ सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आएंगे, उसके पहले देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस एक बार क्लियर कर लेते हैं फटाफट। फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है हमारा फर्स्ट थीम है या फर्स्ट टॉपिक है, जिसके सब टॉपिक्स या सब थीम्स जो हैं दैट इज़ रिलेशनशिप,
वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड इज फूड, हमारा कंप्लीट हो चुका है। वाटर कंप्लीट हो चुका है, शेल्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ट्रेवल भी कंप्लीट हो चुका है। थिंग्स वी मेक एंड डू पार्ट 1 कल हो चुका, आज हमारा पार्ट 2 है जो ऑलमोस्ट हो जाएगा आज कंप्लीट। लेकिन इसमें अंदर अंदर में और भी कुछ कुछ टॉपिक्स रहेंगे जिनको मैं बीच बीच में आप लोगों की जब MCQ क्लासेस होंगी उनके साथ साथ जो मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे उनको साथ साथ में कराती जाऊंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा टॉपिक जो है कवर हो गया है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको जो जो टॉपिक की ज़रूरत लगती जाएगी कि थोड़ा डिटेल में जानना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक डिटेल में जानना है तो वो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे तो मैं वो भी तैयार कर लूँगी। ठीक है, टोटल हमारे जो हैं 6 थीम्स हैं और जो फर्स्ट थीम है उसकी 4 सब थीम्स हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई नए मेंबर्स जो हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस के बारे में। अभी तक हम ये पढ़े थे कि क्या क्या लोग बनाते हैं, है ना। थिंग्स वी मेक, कल तक हमने क्या पढ़ा? थिंग्स वी मेक। लेकिन थिंग्स वी मेक के साथ साथ डू भी है कि हम करते क्या क्या हैं। तो कुछ चीज़ें हम बनाते हैं और कुछ चीज़ें हम करते हैं। तो देखिए लैंग्वेजेस, जो हमारी लैंग्वेज है उसके लिए हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा फेमस इसीलिए है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं हैं। ये तो मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में यहाँ बता रहा है कि 22 लैंग्वेज है ना, जो कि रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है जिसको इंडिया में मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऐसी कई देशी भाषाएं भी हैं जो बोली जाती हैं और हर कुछ मील्स पर जो हैं उनकी बोली बदल जाती है। तो इतनी भाषाओं को लेके ये विविधता में एकता जो है सिर्फ हमारे इंडिया में ही हमें देखने के लिए मिलती है। इतने तरह के यहाँ पे लैंग्वेज हैं और देयर आर 22 लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज्ड हैं इन इंडिया। इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आर वाइडली स्पोकन इन आवर कंट्री। हिंदी और इंग्लिश जो है इसको सबसे ज़्यादा हम इस भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों में इंडिया में जो है लोग पाए जाते हैं। या तो वो हिंदी में मोस्टली बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। और बाकी जो भाषाएं हैं वो प्रादेशिक भाषा है, प्रदेश पर डिपेंड करती हैं कि किस राज्य की कौन सी भाषा जो है वो ज़्यादा वहाँ पे यूज़ की जा रही है। लेकिन अगर हम वाइडली देखें, मतलब इसको व्यापक रूप से अगर हम देखें तो हिंदी और इंग्लिश को हम देखते हैं कि ज़्यादातर भाषाएं जो हैं लोग जो हैं इन्हीं भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। सेवरल स्टेट्स in India have their own official language which are spoken in particular areas. These are as follow. देखिए भारत में कई राज्य हैं हमारे और उनकी अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं, वहाँ पे जो वो भाषाएं बोली जाती हैं। जो विशेष क्षेत्रों में बोली जाती हैं ये इस प्रकार हैं। हमारे पास एक लिस्ट रहेगी, वो लिस्ट हम अब देखेंगे और उसमें भाषाएं बोलेंगे। इसमें तो बहुत सारी भाषाएं हैं और इनके अलावा भी और बहुत सारी भाषाएं हैं जो इसमें लिस्ट में नहीं है, बट आप जानते ही हैं। नॉर्मली देखिए हिंदी तो क्या है, होल नॉर्थ इंडिया, क्या होल इंडिया ही आजकल बोला जा रहा है। ठीक है ना। फिर हो गई आपकी पंजाबी। पंजाबी जो है वो पंजाब में बोली जा रही है। और सिंधी जो है वो पंजाब में भी बोली जाती है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हम देखते हैं कि वहाँ के लोग सिंधी बोलते हैं और कुछ कुछ जो है गुजरात में भी सिंधी लोग पाए जाते हैं जो कि सिंधी भाषा का प्रयोग करते हैं। वैसे गुजरात की जो लैंग्वेज है वो गुजराती है वहाँ की। ठीक है। फिर है नेपाली। नेपाली जो है वो उत्तराखंड में भी कुछ लोग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग भी बोलते हैं जो कि बॉर्डर से टच रहते हैं उधर, और बिहार के कुछ लोग भी नेपाली जानते हैं और बोलते हैं। वहाँ पे यूज़ होती है ये भाषा, जबकि है ये नेपाल की भाषा, पर भारत में भी ये प्रयोग में लाई जा रही है। डोंगरी एक भाषा होती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। बोडा आसाम में। तो ये जो है हो सकता है कि क्वेश्चन में आप लोगों का अगर इसमें से पूछा तो एक आपको दे देगा कि असम में कौन सी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन का स्वरूप मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा कि असम में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, कोंकणी दे देगा, मैथिली दे देगा, बोडा दे देगा, सिंधी दे देगा। तो आपको फिर इसमें से राइट आंसर क्या चुनना है कि भाई बोडा जो है वो असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वो फिर आप समझ जाएंगे कि हाँ ये है। तो ये पढ़ना भी आपको ज़रूरी है और याद रखना भी ज़रूरी है। तेलुगु जो है वो आंध्रा में बोली जाती है, आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। मैथिली बिहार में बोली जाती है और उड़ीसा में जो है उड़िया भाषा बोली जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा प्रयोग की जाती है। कर्नाटका में कन्नड़ा बोला जाता है और असम में असमीज़ बोली जाती है, असमिया भाषा बोली जाती है।
और कई बार देखिएगा कि वहाँ के आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं, बॉर्डर के जो लोग हैं, वो दोनों तरफ की भाषाएं जानते रहते हैं। जैसे कुछ लोग होता है कि वो बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो वो अ, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको दो भाषाएं आएंगी। अगर दो स्टेट की बॉर्डर मिल रही है तो वो दोनों स्टेट की भाषा को जानते रहते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को भी बात सुनते हैं और उधर के लोगों की भी बात सुनते हैं, क्योंकि वो बीच में होते हैं, लोगों का आना जाना होता है। तो ऐसे तो भाषा जो है बहुत सारी हैं, पर आधिकारिक रूप से जो है 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। ठीक है ना। हाँ, किसी ने लिखा भी है 47 भाषा का। हाँ, तो भाषाएं तो बहुत हैं, वही मैं आपसे कह रही हूँ। और कुछ कुछ माइल्स पे ही भाषाएं, मतलब उनका स्वरूप बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज में हल्का फुल्का सा उनके उच्चारण में बदलाव आ जाता है और वो भाषा एक अलग तरह का रूप ले लेती है। फिर है मणिपुरी भाषा, जो है वो मणिपुर में बोली। अब ये तो बहुत इजी हो जाता है कि मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है और इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है, वहाँ की जो भाषा है, और डोंगरी भाषा भी वहाँ की भाषा होती है, जम्मू कश्मीर की। संथाल जो है ये झारखंड की भाषा है, संथाल करके बोला जाता है वहाँ की भाषा। और मराठी जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है। तमिल लैंग्वेज जो है वो तमिलनाडु में, मलयालम केरला में, और कुड़ुक जो है वो झारखंड में। इसमें गुजराती जो है आपका लिस्ट में नहीं है, वो मैं आपको बता दूं कि गुजरात में बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो ये तो सिंपल है, आप सभी जानते हैं, तो इजीली कर लेंगे। लेकिन देखिए इसमें जो थोड़ी अलग अलग जो लैंग्वेज है वो ऐसे सुनने में याद भी नहीं रहेगी। जैसे कुड़ुक भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सूर्यमणि की जो स्टोरी बताई थी उसमें भी ये कुड़ुक भाषा का था, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते थे कि झारखंड कुड़ुक भाषा जो है किस राज्य में बोली जाती है, तो झारखंड इसका राइट आंसर है। ठीक है। और वैसी डोंगरी भाषा हो सकता है पूछ ले, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बोडा एक थोड़ी अलग तरह का नाम है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा याद रखने में। तो ये 2-3 भाषाओं को आप याद रख लेंगे तो ये लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में देखते हैं। ये देखिए, हम तो अपने बोल करके भाषाएं और लिख करके हमने भाषाएं तैयार कर ली, लेकिन जो बच्चे जो व्यक्ति दृष्टिहीन हैं, जो आँखों से देख नहीं सकते, ठीक है, उनके लिए मुश्किल की बात हो जाती है कि वो कैसे पढ़ाई करेंगे, आगे वो पढ़ लिख कैसे सकेंगे। तो उनके लिए जो है लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे, और उनकी जो कहानी है वो भी बच्चों की बुक्स में दी हुई है। तो लुई ब्रेल जो थे एक व्यक्ति थे जिनके बहुत बचपन में ही दुर्घटना से उनकी आँख की रोशनी जो है चली गई थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने के काफ़ी शौकीन थे, और इसी शौक के कारण उनको बहुत तकलीफ़ हुई जब उनको आँखों से देखा नहीं जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ही इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। जो ब्रेल स्क्रिप्ट हम आजकल आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स उसमें बने रहते हैं, तो वो जो डॉट्स वाले जो रहते हैं उसको छू छू कर वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा है, और इस तरह से उनकी एक अलग स्टडी होती है। तो वो स्टडी कराते हैं जिससे कि वो आसानी से पढ़ भी सकते हैं उन डॉट्स को छू करके, और अपना जो बताना चाहते हैं वो बता भी सकते हैं। यस, जंगल को कुड़ुक भाषा में, हाँ, उसको क्या बोला जाता है, तुरांग बोला जाता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, तुरांग एक सेंटर खोला था, अनिल जी ने कहा है कि जंगल को बोला जाता है कुड़ुक भाषा में तुरांग बोला जाता है। ठीक है। और यही सूर्यमणि की कहानी में था कि तुरांग का मतलब क्या होता है, तो तुरांग का मतलब होता है कुड़ुक भाषा में जंगल। ठीक है। और वो स्पेशलिस्ट थी एनवायरनमेंट के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया था सूर्यमणि ने। तो ये मैंने आपको पढ़ा चुका है पिछली क्लासेस में, जो मैंने पर्सनैलिटी वाली क्लास ली थी उसमें आप इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो शिवांगी जी गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ये रीडिंग और राइटिंग का स्पेशल एक तरीका होता है फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, जो इंसान देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर, ये एक बहुत मोटे पेपर पर लिखा हुआ होता है, बाय मेकिंग ऑफ रॉ ऑफ रेस्ड पॉइंट, उभरे उभरे उसमें पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे बिंदु होते हैं उभरे हुए, विथ अ पॉइंटेड टूल, एक टूल आता है उस टूल से वो लिखे हुए होते हैं। तो लोग जो दृष्टिहीन हैं वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स पर, 6 बिंदुओं पर जो ये मतलब आधारित होती है, बेस्ड होती है। एंड इट इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर, अपने फिंगर्स को टच कर करके वो डॉट्स में महसूस करके उन अक्षरों को पढ़ते हैं। लुई ब्रेल ऑफ फ्रांस
इन्वेंटेड न्यू स्क्रिप्ट फॉर विजुअली डिजेबल, मतलब जो देख नहीं सकते, दृष्टिहीन जो हैं उनके लिए उन्होंने ये बनाया था ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो उनके नाम से ही लुई ब्रेल के नाम से ही इस ब्रेल लिपि का नाम ब्रेल स्क्रिप्ट पड़ा। ठीक है, तो एक बार फटाफट हिंदी में पढ़ लेते हैं। या उन लोगों के पढ़ने के लिए और लिखने का एक विशेष तरीका जो देख नहीं सकते, इसे एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है और इसे उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली चलाकर पढ़ा जाता है। फ्रांस के लुई ब्रेल ने नेत्रहीनों के लिए नई लिपि का आविष्कार किया और इसे ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को? और इसमें आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि ये कहानी है बच्चों की क्लासेस में। तो हाँ जी निधि जी, उभरा हुआ रहता है, यस, वो अक्षर एक्चुअली तो नहीं होते हैं, वो डॉट्स होते हैं। आपने अक्षर लिखा है लेकिन वो अक्षर जो हैं वही पहचान सकते हैं जिन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट की जो है स्क्रिप्ट को पढ़ा हो, जो समझते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग उनको लेनी पड़ती है। तो वो अक्षर उभरे हुए रहते हैं, किस तरह से? डॉट्स के रूप में, बिंदुओं के रूप में। पूजा जी नमस्ते, और आगे बढ़ते हैं। पूजा जी एब्सेंट चल रही थी, क्या बात है भाई? एब्सेंट क्यों हो रही थी आप? कंटिन्यू रहिए क्लास में। और अब तो सीटेट की जो नोटिफिकेशन है वो भी निकल गई है। लास्ट में, क्लास के लास्ट में एक बार मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा बता दूंगी, तब तक फटाफट हम क्लास कर लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम और क्या क्या करते हैं। तो हम तो भाषाएं कई तरह की जानते हैं और कई तरह के प्रोफेशन से भी हम जुड़े हुए हैं। हम जो हैं, कोई एक व्यक्ति जो है वो अगर टीचिंग में है तो हर एक व्यक्ति टीचिंग में हो ये ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ अभी जितने लोग क्लास में हैं, हम सभी का प्रोफेशन जो है वो टीचिंग ही है ना? तभी हम आपस में जुड़े हैं। मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, आप कहीं ना कहीं हो सकता है टीचिंग कर रहे हो, उसके साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए तो हम सभी क्या हैं? टीचरशिप के प्रोफेशन में हैं। तो पेशा जो होता है, द वर्ड प्रोफेशन मीन्स दैट इट इज़ अ पेड ऑक्यूपेशन, एनी टाइप ऑफ जॉब वर्क दैट नीड्स ट्रेनिंग और पर्टिकुलर स्किल। तो पेशा वो होता है जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और आपके पास एक स्किल होता है, प्रशिक्षण आपको होता है, विशेष आपके पास कौशल होता है उस चीज़ के लिए। प्रोफेशन प्रोवाइड्स इनकम एंड सोर्स ऑफ लाइवहुड। देखिए, प्रोफेशन हम जो भी अपनाते हैं, चाहे हम टीचिंग में हों, चाहे हम डॉक्टरी कर रहे हों, वकील हों, कुछ भी हों, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि सोर्स ऑफ इनकम आपका वहाँ से हो जाता है, अर्निंग आपकी होती है, मतलब कहीं ना कहीं से आपको आजीविका मिलती है, जीने का सहारा मिलता है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही काम करने लग जाएं, बैठ जाएं, तो बेकार है हमारा। हम इधर उधर की बातों में, जैसे जेंट्स तो वर्किंग रहते ही हैं, आजकल लेडीज़ भी वर्किंग हैं। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो घर के काम के साथ साथ बाहर भी काम को जा रही हैं। और वर्क एट होम जो आजकल सिस्टम चल गया है वो बहुत ही इजी हो गया है लेडीज़ के लिए। अब कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, घर पे बैठे आपके सब काम हो जाते हैं, आप इजीली क्लासेस भी कर ले रहे हैं। जैसे अभी हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, सारा काम हमारा हो रहा है और हम क्लासेस भी कर रहे हैं। कहीं बाहर जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, क्लासेस भी करनी होती है, फिर वहाँ से आने जाने का समय भी बर्बाद होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम में बच जाती हैं। तो हर तरह के लोग काम कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस तरह के लोग कामों में लगे हुए हैं। ये फटाफट देख लेते हैं। प्रोफेशंस के बारे में आप मोस्टली जानते हैं। मैकेनिक है तो वो रिपेयर करता है, रिपेयर किसी भी तरह का रिपेयर शॉप उसका हो सकता है, मोटरसाइकिल, कार एक्सेट्रा। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, वो मोल्ड करता है, ज़्यादातर लोहे की चीज़ों से ही उसका सारा काम पड़ता है। फिर है कॉबलर, ये रिपेयर करता है, मतलब मोची जो होता है ये रिपेयर करता है, शूज़ वगैरह आपके बनाता है। फटाफट इसको पढ़ाते जा रही हूँ इसलिए मैं, क्योंकि आपका जाना पहचाना चीज़ है, बट एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि आपके कोर्स में है। इंजीनियर जो है वो कई तरह के होते हैं, सिविल इंजीनियर भी होते हैं, आपके कंप्यूटर इंजीनियर भी होते हैं, और मतलब आप देखेंगे तो बहुत तरह के जो इंजीनियर्स हैं आपको अलग अलग क्षेत्र में दिख जाएंगे। उसके बाद है डॉक्टर्स, वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इसमें भी टाइप ऑफ डॉक्टर्स होते हैं कि कोई सर्जन होते हैं, कोई न्यूरो होते हैं, कोई अलग अलग जनरल फिजिशियन होते हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत तरह के आपको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद है लेबरर जो होते हैं, वो लेबर का काम करते हैं, मतलब मजदूर जो होते हैं वो सहायता देते हैं। कोई अगर मेन काम कहीं पे हो रहा है तो उसमें सहायता देने का काम उनका होता है। उसके बाद है पोस्टमैन, आजकल इनका काम बहुत हल्का हो गया है। उसके बाद है
और टीचर सभी को पता है, हम सभी टीचर हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर जो होते हैं, सब्जी भाजी बेचने वाले, फल बेचने वाले। फिर हैं शॉपकीपर, कई तरह के हो सकते हैं। स्मॉल शॉप भी उन्होंने खोला हो सकता है, मॉल भी खोला हो सकता है। पॉटर हो गए जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के कोई भी तरह के दिए बना रहे हैं, बर्तन, पॉटरी, कुछ भी बना सकते हैं ये। वॉशरमैन हो गए तो वो वॉश करते हैं क्लोथ को, और कई तरह के धोने धाने वाला जो काम करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, ये सब काम उनका होता है। अलग अलग तरह के वॉशरमैन भी होते हैं। फिर है एस्ट्रोनॉट, प्रोफेसर। उसके बाद ये एक्सप्लोर करते हैं, जो भी स्पेस शिप होती है वहाँ पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, है ना। वो कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाते हैं। तो अब थोड़े से ये साइंटिस्ट जो हैं इनको देखेंगे, ये रिसर्च करते हैं कई तरह के। उसके बाद फार्मर, कल्टीवेट द एनिमल हस्बेंड्री, ये तो आपको पता ही है। फिर माइनर होते हैं, माइंस में काम करते हैं। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार होते हैं। और पायलट जो प्लेन उड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार रैंडमली इससे मैंने बता दिया कि आपके कोर्स में है, छूटना नहीं चाहिए कोई भी चीज़। हाँ, अनिल जी ने कुछ लिखा है, लंबा चौड़ा इनका मैसेज है, एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रेल ने जब बचपन में अपने पिता के औजार से खेल रहे थे तो उसे आँख में लग गई। हाँ, यही कहानी है, वो खेल रहे थे और उनको आँख में चोट लग गई थी। यस, बिल्कुल सही। लेकिन ब्रेल पढ़ने में बहुत तेज था, फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ा और अपने उपाय खोज लिया। 6 बिंदु उभरा हुआ कागज लिखा होता है। वेरी गुड। अब भाई अनिल जी के लिए क्लैप तो बनता है, एक बढ़िया वाला, सब क्लैप करेंगे अनिल जी के लिए। ये होते हैं स्टूडेंट्स जो टीचर का दिल खुश कर देते हैं। और मतलब कहानी जो है ये इन्होंने फटाफट इतना लिखा भी, बड़े मुश्किल होती है हिंदी लिखने में, लेकिन फटाफट इन्होंने लिखा भी है। और बहुत अच्छा, नाइस। ये स्टोरी बचपन में हम लोग स्कूल में थी, बच्चों के बुक में है, अभी भी होगी। तो वो खेल रहे थे औजार से पिता के और उनको चोट लग गई जिससे कि आंखों की रोशनी चली गई थी। तो यही है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और उन्होंने उपाय खोज ही लिया और आविष्कार भी हो गया। तो आवश्यकता बोलते हैं ना, आविष्कार की जननी होती है। तो शाहीन जी की ताली तो बज गई और पूजा जी की भी बज गई। हाँ, तो इस तरह से हमको अप्रिशिएट भी करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि जिसने इतनी मेहनत करके लिखा है उसे भी अच्छा लगे। तो मेरी तरफ से भी एक ताली है, उन सब तालियों के अंदर मेरी भी एक ताली है। थैंक्स टू ऑल जिन्होंने ताली बजाई मेरे कहने पे, बहुत अच्छी बात है। तो अप्रिशिएट हमें एक दूसरे को करते भी रहना है और क्लास चलती रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में फटाफट देख लेते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि एग्रीकल्चर जो, अब इसमें क्या है, ये जिनका ये काम है ना, जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का भी काम कर रहे हैं, खेती का भी अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो गांव में अभी भी रह रहे हैं और उनकी धरती जो है उनकी माता के रूप में वो मानते हैं। वहाँ से वो छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहते और उसी में अपना जीवन वो समर्पित किए हुए हैं। तो फार्मलैंड हमारे पास बहुत हैं जहाँ लोग लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ये सब चीज़ें जो खेती वगैरह में उगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें, ये आपके नोट्स के लिए आपको सब मिल जाएंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, एज इट इज़ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। और लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया जो है, इंडिया का जो एक आबादी का बड़ा पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि पर ही निर्भर है, उनको भोजन वहीं से मिलता है, एम्प्लॉयमेंट वहीं से मिलता है। कई लोग जो है खेती किसानी में लगे हैं, कोई किसी बड़े आदमी के खेत में लग के काम कर रहा है, किसी के खुद के खेत हैं, कोई उसको कोल्ड स्टोर में रखने का काम करता है तो उसको भी वहाँ पे काम मिल रहा है, कोई उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है तो उसको भी काम मिलता है। तो सिर्फ देखिए, खेती एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि आपने खेत में फसल उगा दी तो वो आप कृषक हो गए, आप फार्मर हो गए, तो सिर्फ आप ही कमा रहे हैं। उस किसान से कमाई बहुत लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि उस किसान के खेत में अगर उसने हेल्पर रखे हैं तो वो हेल्पर को भी क्या दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजगार दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार का वो भी दे रहा है। उसके बाद वो जब फसल की कटाई कर रहा है तो कुछ लोग आ रहे हैं, जब उसको कोल्ड स्टोर में रखने की बात आती है तो वो लोग ले जाते हैं, वहाँ से लोग उससे ले जा करके बेचते हैं, इससे कुछ कम दामों पे खरीदते हैं और कुछ ज़्यादा दामों पे बेच के वो फिर उसमें अर्निंग कर लेते हैं। तो इस तरह से एक आप देखेंगे कि ये भी एक छोटा काम नहीं है, बहुत ही मतलब वाइड एरिया में ये काम होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पे ये काम
हो रहा है। ठीक है ना। यस, फार्मर होना गर्व की बात है माही जी, क्योंकि आधार है वो, हमारे जो इंडिया है वहाँ का आधार ही है फार्मिंग। अब फार्मिंग धीरे धीरे जो है काफ़ी टेक्नोलॉजी भी हाई होती जा रही है, और कई जगह ऑर्गेनिक जो खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग इस तरह से जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। कई लोग जो हैं वो पेड़ लगाने में विश्वास करते हैं। लोग काटने वाले हैं तो क्या हुआ, कई लोग जो पेड़ पौधे उगाने वाले हैं वैसे लोग भी कई लोग हैं। फिर है फॉर प्रॉपर फार्मिंग, एक उचित खेती के लिए ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गुड वेराइटी ऑफ सीड, आप अच्छी बीज यूज़ करें। अगर आपने बीज अच्छे नहीं डाले तो पौधे भी अच्छे नहीं निकलेंगे, उसमें फसल भी आपकी अच्छी नहीं होगी, पौधा हेल्दी नहीं होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी। फिर है प्रॉपर इरिगेशन, मतलब अच्छी सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। अगर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी तो भी आपका खेती क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब हमें जो खाद उसमें डालना है वो क्या है, केमिकल वाला खाद नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। मतलब उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हो जो कि मिट्टी को नुकसान पहुंचाए, और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जो उसका सोर्स है वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि पानी सोखता है अंदर तो केमिकल लेके अंडरग्राउंड वाटर में भी चला जाता है। तो ये सारी जो टेक्निक है आजकल कई जगह जो है किसान अपना रहे हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको लेकर के किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं। फिर है यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, मतलब रासायनिक जो उर्वरक हैं वो जो हम यूज़ करते हैं शुड बी रिड्यूस एज दे कॉज पॉल्यूशन, उसका जो यूज़ है वो हमें कम करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी प्रमोटेड बिकॉज सच क्रॉपिंग कैन रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट एंड हेल्प द रिटेनिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। क्या होता है कि एक फसल में कई बार दो फसलें एक साथ लगाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है वो मिट्टी को बैलेंस कर देते हैं। हाँ, ये होता है, कई बार एक साथ दो दो फसलें आसपास में लगाई जाती हैं जिससे कि मिट्टी की जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है। और अल्टरनेट भी लगाई जाती हैं कि पहले अभी कुछ समय के लिए गेहूं लगा दिया, उसके बाद फिर कुछ आलू लगा दिया, मतलब इस तरह से वो उन लोग सेटिंग करके उन लोग लगाते हैं कि वो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बैलेंस्ड रहते हैं। फिर है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल बैरल। देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम कंटिन्यूसली उपजाते रहते हैं फसल एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो वो मिट्टी एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाता है और मिट्टी इतनी ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं कि उसको मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है, और फिर वहाँ कुछ भी आप लगाएंगे तो उसमें उगता नहीं है। तो ये पहले पहले जो हमने सुना है कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा लोग, वो लोग क्या करते थे, एक फसल जब हो जाती थी उसकी कटाई हो जाती थी, उसके बाद कुछ समय तक मिट्टी की कुड़ाई करके, मतलब उसको खोद करके मिट्टी को और उलट पलट करके वो वैसे ही कुछ समय तक के लिए छोड़ देते थे। उसमें धूप, हवा, पानी जो भी है वो लगता रहता था, और उसके बाद क्या करते थे, वो उसमें फिर फसल उगाते थे। तो इससे क्या होता था कि जो नई बार जब फसल लगाया जाता था कुछ दिन उसको छोड़ने के बाद, तो क्या होता था कि फसल जो है वो अच्छी होती थी, क्योंकि मिट्टी को क्या होता था, एक ब्रेक मिल जाता था। अब जैसे मैं आप लोगों को अगर कहूँ कि आप कंटिन्यू लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, ब्रेक मत लीजिए, तो लिखते लिखते आपको कैसा लगेगा, मतलब हाथ आपका थक जाएगा। उसी तरह मैं आपको कहूँगी कंटिन्यू आप रीडिंग करते रहिए, तो आप कंटिन्यू कितना देर रीडिंग कर सकते हैं, एक टाइम के बाद आप थक जाएंगे ना। तो मिट्टी पे भी अगर इतना अत्याचार किया जाएगा तो एक टाइम के बाद वो भी वर्क उस तरह से नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो पहले बेहतरीन ढंग से कर रही थी, वो बंजर होने लगेगी। तो उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये रेस्ट जो है आज के समय में नहीं दिया जाता है, फटाफट ये फसल हटाई दूसरी फसल लगा दी, वो हटाई तीसरी लगा दी, तो क्योंकि जल्दी उपज चाहिए, सबको जल्दी चाहिए और ज़्यादा चाहिए, और उसमें दुनिया भर के क्या कर रहे हैं, केमिकल्स ऐड कर रहे हैं। इस कारण से मिट्टी जो है उसकी कंडीशन खराब हो रही है। टू गेट बेटर yield of milk, meat and wool, breeding of domesticate animal should be done with superior trait animals। देखिए दूध, मांस और ऊन की बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए पालतू पशुओं का प्रजनन श्रेष्ठ गुणों वाले पशुओं से किया जाना चाहिए। मतलब वो साथ साथ क्या करते हैं, खेती किसानी के साथ साथ वो पशुओं का पालन भी करते हैं, ये साथ साथ ही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डांसेस हैं,
क्योंकि हम क्या क्या करते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो डांस का जो है मैंने एक अलग से पूरा एक सिंगल वीडियो भी बनाया है, तो इसको आज शॉर्ट में ही हम देखेंगे, क्योंकि जो सिंगल मैंने वीडियो आपके लिए तैयार किया है उसमें हर एक डांस के बारे में मैंने डिटेल में बताया है, और काफ़ी सारे डांसेस उसमें हैं, और उसको कैटेगराइज भी किया है कि क्लासिकल अलग है, फोक डांस अलग है, इस तरह से मैंने उसको कैटेगराइज किया है। तो इसको शॉर्टली हम पढ़ लेते हैं, और डिटेल में जो है मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी, ठीक है। मिज़ोरम में अनिल जी कह रहे हैं कि मिज़ोरम में एक ही फसल को बार बार लगाने से खेत बंजर हो जाती थी, और उसे गंग खेती भी कहते हैं। हाँ, तो वो एक ही फसल लगाते हैं ना, तो ये दिक्कत आती है। तो मिक्स्ड करना चाहिए हमेशा, एक ही चीज़ आप लगाते रहेंगे तो वो मिट्टी में फिर वो क्षमता नहीं रह जाती है बची हुई कि वो उस चीज़ की खेती वहाँ पे अच्छी हो सके। तो चेंज जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप खुद ही सोचिए, आपको भी कोई सिर्फ बोले कि एक ही तरह का आप काम करिए तो आपको भी बोरियत लगने लगेगी, है ना। हर समय हमको भी कुछ चेंज चाहिए। आपको बोला जाएगा कि आप रोज़ सिर्फ दाल चावल ही खाइए और रोज़ पनीर ही खाइए, तो एक टाइम के बाद पनीर जिनको पसंद है उसको भी पनीर पसंद नहीं होगा। मतलब वैरायटी जो है वो आपको चेंज चाहिए। उसी तरह से जो ज़मीन है उसके भी न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको भी एक ब्रेक भी चाहिए और चेंज भी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कि डांस पे। इट इज़ अ परफॉर्मेंस आर्ट कंप्राइजेस ऑफ सेलेक्टेड ह्यूमन मूवमेंट। ये जो है एक प्रदर्शन कला है जिसमें चयनित मानव आंदोलन शामिल है। मतलब मानव जो है उसमें मूवमेंट करता है। ये आंदोलन इसमें एक्चुअली सही वर्ड नहीं है हिंदी के लिए। इसमें क्या है, मानव का जो है वो हिलना डुलना जो है वो ही एक प्रदर्शन कहलाता है कला का। इसके माध्यम से एक डांस फॉर्म के माध्यम से बहुत सारी कहानी कही जा सकती है, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और कई सारे डांस तो ऐसे होते हैं जिसमें पूरी की पूरी रामायण सुना दी जाती है। तो वो इस ढंग से उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो वो होती है नाट्य कला है। ये एक तरह से ये जो कला है इसमें बहुत तरह के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स ये किए जाते हैं, आँखों की इसमें भाव रहते हैं, जिससे कि लोग जो है वो समझ पाते हैं कि इसमें क्या बताना चाह रहा है। डांस हैज़ एस्थेटिक सिम्बॉलिक वैल्यू एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये एक सौंदर्यपरक प्रतीकात्मक मूल्य होता है, और यह संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी संस्कृति से मतलब ये डांस से संस्कृति की पहचान होती है कि हाँ, इस संस्कृति से ये जो ये डांस है ये आया है, इस राज्य से आया है, एक पहचान हमको मिलती है। जैसे कथक जो है वो एक अलग पहचान है कि हाँ कथक हो रहा है। भरतनाट्यम है तो उसकी एक अलग पहचान है कि हाँ ये भरतनाट्यम है। और राज्य हम पहचान जाते हैं कि यहाँ भाई कथक है, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है ये डांस। तो इस तरह से जो डांस फॉर्म है कई तरह के हैं। फिर है डांसेस आर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। ये डांस जो है बहुत पुराने समय से राजा महाराजाओं के जो है एंटरटेनमेंट का सोर्स भी रहा है। एंड आर परफॉर्म फॉर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, इवेंट्स और क्लाइमेट एक्सेट्रा। मतलब कई तरह के हम मनोरंजक स्रोत के रूप में डांस का आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ देखिएगा सबसे मज़ेदार जो डांस होता है शादी ब्याह में वो होता है नागिन डांस, जो आपको हर जगह दिख जाएगा। और वहाँ पे तरह तरह के मतलब अचानक से जो हैं वो नाग और नागिन आ जाते हैं और वो नागिन डांस दिखाते हैं। तो सबसे तो मज़ा आता है जब शादियों में जाते हैं और नागिन डांस ना हो तो उसका मज़ा ही नहीं आता है। तो ये जो है एक क्या है, हमारे एंटरटेनमेंट का वो ज़रिया है। हम एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, लोग हंसते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो ये उनका तरीका होता है। जैसे बिहू है, बिहू फोक डांस है, तो वो होता है असम में। जब उनकी फसल की कटाई होती है तो वो खुशियाँ मनाते हैं और फिर डांस करते हैं। तो ये एक क्या है, खुशी मनाने का, अपने आप को मनोरंजित करने का एक तरीका होता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो डांस है, और इसके बारे में डिटेल में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा फटाफट से इसको एक शॉर्ट वे में देखते हैं, फिर डिटेल में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है आंध्रा का है। ओडिसी से उड़ीसा का है। कथकली केरला का है। मणिपुरी मणिपुर से है। कथक उत्तर प्रदेश का है। गरबा गुजरात का। उसके बाद है तमाशार एंड लावणी जो है ये महाराष्ट्र का फेमस डांस है। भांगड़ा गिद्दा जो है पंजाब का। बिहू असम का। मोहिनी अट्टम केरला का। बैम्बू डांस होता है जो मणिपुर में बहुत फेमस है, बड़ा मज़ा आता है वो भी देखने में। और
चेरियू डांस जो है वो मिज़ोरम का है, घूमर कालबेलिया राजस्थान में फेमस है, और रौफ एंड दामिली जम्मू एंड कश्मीर का है, फाग और स्वांग और धाप जो है वो हरियाणा का है। तो ये बहुत ही अ, अच्छा इसमें डांस फॉर्म है, लेकिन इसको कैटेगराइज या क्लासीफाई करके मैं आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फेस्टिवल्स जो अभी चल रहे हैं और हम खुशियाँ मना ही रहे हैं। हमारे अभी लगातार फेस्टिवल्स चल रहे हैं कई तरह के, तो इन्जॉय कर ही रहे हैं। और अब दीपावली के बाद छठ का त्यौहार होगा, और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा क्रिसमस, जो मनाते हैं क्रिसमस का त्यौहार, वो दिसंबर में है। तो इस तरह से हमारा पूरा साल जो है वो त्योहारों में ही चला जाता है। ये त्यौहार जो हैं ये आते ही इसलिए हैं कि हमें खुशियाँ मनाने का एक मौका मिले और हम खुशियाँ मना पाते हैं। फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में जो है वैसा कोई डांस तो फेमस नहीं है, वहाँ पे गीत गाए जाते हैं, वो बहुत फेमस है, जो आप छठ पूजा के वक्त सुनते हैं, एक से एक वहाँ पे गाए जाते हैं गाने, तो वो गाने वहाँ के बहुत फेमस हैं। और छठ पूजा में भी गाए जाते हैं, किसी के शादी ब्याह में भी गाए जाते हैं, ये सब गाने जो है बहुत प्रचलित हैं वहाँ पे। ठीक है, तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया हम देख लेते हैं कि अ फेस्टिवल इज़ एन इवेंट ऑर्डिनरीली celebrated by a commonly and centering on some characteristic aspects of that community and its religion or tradition, often marked as a local or national holiday। कुछ हमारे नेशनल हॉलीडेज भी होते हैं, राष्ट्रीय जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो हमारे बेसिकली कौन से हैं? 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और गांधी जयंती है। ये हमारे तीन जो हैं ये हो गए नेशनल में आ जाते हैं, बिल्कुल राष्ट्रीय वाले जो हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े हमारे जो त्यौहार होते हैं, पर्व और त्यौहार, जैसे अभी दिवाली आने वाला है, क्रिसमस होता है, ईद होती है, और इस तरह के जो त्यौहार हैं, कुछ बड़े बड़े त्यौहार, इनकी छुट्टियां भी हर जगह दी जाती हैं। और कुछ छोटे मोटे त्यौहार जो हैं वो हर महीने वो तो चलते ही रहते हैं, तो उनमें तो कभी कमी आती ही नहीं है। तो खुश होने का हम कोई मौका इंडियंस जो है वो नहीं छोड़ते हैं। त्योहार एक ऐसा आयोजन है जो आमतौर पर एक समुदाय द्वारा मनाया जाता है और उस समुदाय और उसके धर्म या परंपराओं के कुछ विशेषताओं के पहलू पर केंद्रित होता है, जिसे अक्सर स्थानीय या राष्ट्रीय अवकाश के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम फेस्टिवल की एक लिस्ट देख लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत फेस्टिवल हैं और कोई कमी नहीं है फेस्टिवल्स की। तो ओनम जो है वो केरला में होता है, रथ यात्रा उड़ीसा में होता है, पोंगल तमिलनाडु में होता है, बिहू असम में, लोसार जो है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में होता है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, बैसाखी पंजाब में, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में, छठ पूजा बिहार में, और उगाड़ी करके एक होता है त्यौहार जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। ऐसे और भी बहुत से त्यौहार हैं और हमारा वो यही है कि हम हमेशा त्योहारों में रहते हैं, हर महीने एक त्यौहार तो होता ही है। और इस बार तो बिल्कुल हद हो गई कि ये जो अक्टूबर का महीना था इसी में सारे त्यौहार शुरू हुए और सारे इसी में ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये अक्टूबर का जो महीना रहा ये काफ़ी मतलब इन्जॉय वाला रहा, हमने बहुत इन्जॉय भी किया, क्लासेस भी करी, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हमने इन्जॉयमेंट भी नहीं छोड़ी और अपनी क्लासेस भी नहीं छोड़ी। कोशिश हमारी ये रही कि हम सारी क्लासेस कर पाएँ, तो ये अच्छी चीज़ होती है। और एक फेस्टिवल के बाद जो है एनर्जी भी आ जाती है, अंदर से खुशी आती है, और घर की देखिए साफ़ सफाई भी एक मतलब एक जोश रहता है, उस जोश में हमारी साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो एक तरीका है, अगर ये सब चीज़ों का हम साइंटिफिक रीज़न देखें तो यही होता है कि इस समय पे वाकई में घर में जो है जाले मकड़े बहुत होते हैं, क्योंकि बरसात ख़त्म होती है, कई तरह के कीड़े हो जाते हैं जिनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और इस मौके पर लोग सफाई भी कर लेते हैं, वो कीड़े मकोड़े भी साफ़ हो जाते हैं, और फिर हम ठंड का मौसम अच्छे से बिता पाते हैं, कीड़े मकोड़े घर से हटा चुके होते हैं। तो अगर साइंटिफिकली हम कुछ चीज़ें देखें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फेस्टिवल हमें कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाते हैं, अच्छा सिखा के जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से हमें एंजॉय करना चाहिए। तो ये फेस्टिव सीज़न है और इसमें हमारा ये बहुत अच्छा टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया। तो आशा है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं
तो आपको एक काम ज़रूर करना है और वो है आपको लाइक करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जो हमारी सीटेट की एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो कल आ चुका था। जिन बच्चों ने कल नहीं सुना है, किसी भी कारण से वो नहीं जान पाए हैं, तो मैं आज एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि देखिए, सीटेट के जो हमारे एग्ज़ाम हैं उसके जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो आपको 31 अक्टूबर 2022 से मिलना शुरू हो जाएंगे और 24 नवंबर तक, मतलब 24 नवंबर 2022 तक आपको वो फॉर्म मिल सकते हैं। लास्ट डेट उसकी है, ठीक है, वहाँ तक जमा करने की 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक की डेट है। क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर है ये फॉर्म को फिल करने की, ये नहीं है कि आप लेकर के बैठ गए कि हाँ हमने तो ले लिया इसको, आप क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ है, इस बार एग्ज़ाम जो है आपका मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी नहीं आई है और एग्ज़ाम की जो डेट हो सकती हैं वो दिसंबर से जनवरी के बीच में चलेंगी आपके एग्ज़ाम, मतलब कुछ दिसंबर में भी हो सकती हैं, कुछ जनवरी में भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया आप सभी को। और इसकी जो फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं मैं कि जो फ़ीस है इसकी, अगर आप सिर्फ पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, कोई भी एक पेपर अगर आप दे रहे हैं, तो आपको, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे, आपको 1000 रुपये फॉर्म के लगेंगे। अगर आप दोनों ही दे रहे हैं पेपर 1 और 2 और आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। फिर अगर आप एसटी, एससी या विकलांग की श्रेणी में आते हैं और आप सिर्फ कोई भी एक पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो आपको 500 रुपये लगेंगे। और अगर आप एसटी, एससी या विकलांग की श्रेणी में आते हैं और आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपये लगेंगे, 600 रुपीज़ लगेंगे। हाँ, 25 नवंबर तक पेमेंट कर सकते हैं, बट क्यों रिस्क लेना, अभी तो बहुत टाइम आपके पास रहेगा। बिल्कुल बिना कोई रिस्क लिए फटाफट आप कर दीजिए, क्योंकि जो लेट में डालेंगे उनका कुछ वो जो एग्ज़ाम हॉल का भी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, तो जल्द से जल्द भरिएगा, क्योंकि फिर आपको वो प्रॉपर एरिया में प्रॉपर सीट अगर नहीं मिलती तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन है। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से आप लोग करिए कि कोई चीज़ में आप गलती ना करें, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपके अब फॉर्म मिलने लग जाएंगे और दीपावली के बाद जो है आप फॉर्म फटाफट फिल कर दीजिएगा, क्लासेस रेगुलर अटेंड करिएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, अगर आपको लग रहा है कि अरे मैडम ने तो अभी ये टॉपिक नहीं कराया है, तो वो मुझे बताइए। बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, तो अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो कवर अप हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी टॉपिक्स को मैं कवर कराऊंगी। कुछ टॉपिक्स अभी आपके और होंगे आगे जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी हैं, उनको मैंने ऐड किया हुआ है। बट आप अपना सजेशन भी मुझे ज़रूर देंगे, क्योंकि आप लोग भी टीचर हैं, आप लोगों के पास भी बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज हैं और मैं देख रही हूँ कि आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और कल फिर मिलते हैं। कल हमारा MCQ का जो है क्लास होगा, तो बिल्कुल सबको आना है, किसी को भी क्लास मिस नहीं करनी है और पार्टिसिपेट ज़रूर करना है, ठीक है। आगे बता दूँ, जिन्होंने आज क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है वो फिलअप फॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे जा कर के आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। और जो टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप क्लिक करिए तो आपको टेलीग्राम में जुड़ने का मौका मिल जाएगा और वहाँ से जुड़ करके आप इजीली जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं वो पा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम आज कंप्लीट है। कल फिर मिलते हैं अपनी नई क्लास में 6 बजे। सबको आना है। सो गुड बाय ऑल ऑफ़ यू एंड टेक केयर।